बात एक ही की जाती है तो उनको आप अलग कैसे कह सकते हैं? तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो जागृति का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, वामसेव के ही सभी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज का भी ये कार्यक्रम आता है। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने जो चर्चा है तो विषय यहाँ रखा है, वो आप सभी लोगों को मालूम है, आपने कई बार उसको पढ़ लिया है। ये जीएसटी के मामले को हम लोगों ने यहाँ चर्चा के लिए रखा है, क्योंकि जीएसटी का मीनिंग या जीएसटी लागू करने वालों का जो मंशा है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वे लोग उसका मीनिंग तो निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले लोगों की जो मंशा होती है, उनका जो इच्छा होती है कि उसको लागू करने का उद्देश्य उनका होता है, वो आम आदमी को या हर एक आदमी को पता नहीं चलता है। इसलिए हमने इसे पहली बार चर्चा के लिए यहां पर रखा। जीएसटी लागू करने का जो उद्देश्य उन लोगों का है, जिसका यह लिखा भी गया है और उसके बारे में आप लोग भी भली भांति जानते भी हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह इसका अनुभव भी कर सकते हैं। हमारी जानकारी भी उन्हीं लोगों से है कि आज से 50-60 साल वर्ष पहले हम लोग तो थे नहीं, लेकिन आज से 40 साल पहले हम थे। आज अगर हमारी उम्र 47 साल है तो इसका मतलब है उस समय हम 6-7 साल के रहे होंगे। तो आज से 40 साल पहले मुझे ये सुनने को मिलता था कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो उनके पास कुछ पैसा या धन होता था उसको जमीन में गाड़ कर रखते थे, दबा करके रखते थे, और कई बार वे लोग भूल जाते थे जगह पर कहां रखा गया है। उसके बाद में कई सालों बाद या तो किसी को खुदाई में या हल चलाते वक्त या कुछ ऐसी घटनाओं में वो बेचता था। आखिर ऐसी क्या बात थी कि हमारे लोगों को वो अपना छोटा सा धन या पूंजी जमीन में गाड़ करके रखनी पड़ती? ये भारतीय संविधान के लागू होने के बाद की बात बता रहा हूं। भारतीय संविधान के लागू होने से पहले क्या रहा होगा, वही तो इंप्लीमेंट हो रहा था। यानी कि इस देश के अंदर आज की तारीख में जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, वे शूद्र और अति शूद्र कहलाने वाले लोग, इन लोगों को धन रखने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ महिलाओं को भी संपत्ति या धन में कोई भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं थी। ये जो कानून जिसकी जिक्र यहां पर हो रही थी, मनुस्मृतियों के माध्यम से हमारे लोगों को कई हजारों साल तक, यानी 2200-2300 साल तक हम लोगों को शिक्षा संपत्ति से वंचित रखा गया। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया और धन संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं। आज किसान लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप किसान हैं या कोई मजदूर, तो उनके पिताजी या ज्यादा से ज्यादा दादाजी के नाम ऑन द बात क्या की जाती है। अगर बात एक ही की जाती है तो उनको आप अलग कैसे कह सकते हैं? तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो जागृति का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, वामसेव के ही सभी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज का भी ये कार्यक्रम आता है। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने जो चर्चा है तो विषय यहाँ रखा है, वो आप सभी लोगों को मालूम है, आपने कई बार उसको पढ़ लिया है। ये जीएसटी के मामले को हम लोगों ने यहाँ चर्चा के लिए रखा है, क्योंकि जीएसटी का मीनिंग या जीएसटी लागू करने वालों का
जो मंशा है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वे लोग उसका मीनिंग तो निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले लोगों की जो मंशा होती है, उनका जो इच्छा होती है कि उसको लागू करने का उद्देश्य उनका होता है, वो आम आदमी को या हर एक आदमी को पता नहीं चलता है। इसलिए हमने इसे पहली बार चर्चा के लिए यहां पर रखा। जीएसटी लागू करने का जो उद्देश्य उन लोगों का है, जिसका यह लिखा भी गया है और उसके बारे में आप लोग भी भली भांति जानते भी हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह इसका अनुभव भी कर सकते हैं। हमारी जानकारी भी उन्हीं लोगों से है कि आज से 50-60 साल वर्ष पहले हम लोग तो थे नहीं, लेकिन आज से 40 साल पहले हम थे। आज अगर हमारी उम्र 47 साल है तो इसका मतलब है उस समय हम 6-7 साल के रहे होंगे। तो आज से 40 साल पहले मुझे ये सुनने को मिलता था कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो उनके पास कुछ पैसा या धन होता था उसको जमीन में गाड़ कर रखते थे, दबा करके रखते थे, और कई बार में लोग भूल जाते थे जगह पर कहां रखा गया है। उसके बाद में कई सालों बाद या तो किसी को खुदाई में या हल चलाते वक्त या कुछ ऐसी घटनाओं में वो बेचता था। आखिर ऐसी क्या बात थी कि हमारे लोगों को वो अपना छोटा सा धन या पूंजी जमीन में गाड़ करके रखनी पड़ती। ये भारतीय संविधान के लागू होने के बाद की बात बता रहा हूं। भारतीय संविधान के लागू होने से पहले क्या रहा होगा, वही तो इंप्लीमेंट हो रहा था। यानी कि इस देश के अंदर आज की तारीख में जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, वे शूद्र और अति शूद्र कहलाने वाले लोग, इन लोगों को धन रखने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ महिलाओं को भी संपत्ति या धन में कोई भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं थी। ये जो कानून जिसकी जिक्र यहां पर हो रही थी, मनुस्मृतियों के माध्यम से हमारे लोगों को कई हजारों साल तक, यानी 2200-2300 साल तक हम लोगों को शिक्षा संपत्ति से वंचित रखा गया। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया और धन संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं। आज किसान लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप किसान हैं या कोई मजदूर, तो उनके पिताजी या ज्यादा से ज्यादा दादाजी के नाम ऑन द रिकॉर्ड उसकी जमीन का मालिकाना हक उसको मिला, उसके परदादा को मालिकाना हक नहीं था। यानी इस देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद हम लोगों को जब संपत्ति रखने का अधिकार मिला, उसके तहत हमारे लोगों को, जो किसानी खेती करने वाले लोग थे, उन लोगों को जमीन का हक मिला कि अब आप इस जमीन के मालिक हैं। उससे पहले, जैसे मेरा ही उदाहरण में बताऊं, मैं भी किसान का बेटा हूं। आज जमीन मेरे पिताजी के नाम पर है, हम उनके 4 बेटे हैं, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड खंगाल करके देखा तो वो जमीन मेरे दादाजी के नाम पर पहली बार अलॉट हुई थी। उस जमीन में कहीं मेरे परदादा जी का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे परदादा जी को जमीन, जायदाद या धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। और भारतीय संविधान लागू होने की वजह से लगभग 60-65 के दशक में, बीच में 76 के दशक में हमारे लोगों के नाम पर जमीन अलॉट हुई और उनको अधिकार मिला कि इतने हिस्से के आप मालिक हो। ये मालिकाना हक था। लेकिन 1975 और उसके बाद में थोड़ी तब्दीली की गई सरकारों द्वारा, जो उनकी मंशा और नियत थी उसके अनुसार उन्होंने जो भूधारक का नाम हुआ करता था, जहां पर हमें या हमारे बाप दादाओं को मालिकाना हक मिला हुआ था,
उसकी जगह उन्होंने तब्दीली करके वहां पर नाम रख दिया गया खातेदार। हमारे पिताजी का नाम, मेरे दादाजी का नाम भूधारक में है, मेरे पिताजी का नाम बदल करके खातेदार में आ गया और भूधारक की जगह राजस्थान गवर्नमेंट हो गई, हरियाणा गवर्नमेंट हो गई। अब भूधारक यानी भूमि का असली मालिक कौन है? असली मालिक गवर्नमेंट है, सरकार है। आप किसान हैं, आप क्या हैं? खातेदार हैं। आप खातेदार हैं और यही कानून आगे चल करके उन्होंने बदला और बदल करके 2000 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अनुमान मिला है 2002 के बीच में उन्होंने एक और तब्दीली की जिसमें हमें खातेदार से हटा दिया और उस खातेदारी की जगह हमारा शब्द रख दिया गया काश्तकार। आज हम काश्तकार हैं, आज हम खातेदार भी नहीं हैं, हिस्सेदार भी हम नहीं हैं, मालिक होना बहुत दूर की चीज है। आज भी हम काश्तकार हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू रहते हुए भी हम उस जमीन के अंदर काश्तकार हैं और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था तब भी हम काश्तकार थे। कोई फर्क है? अर्थात मेरा समझाने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट पहली बार हमारे लोगों के लिए भी एक नया सब्जेक्ट है कि हम लोगों को धन संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति है, किसी प्रकार की कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। हमारी संपत्ति सिर्फ दो हुआ करती थी, एक अनाज और एक जानवर यानी पशु। ये दो हमारी संपत्ति थी और वो संपत्ति भी ऐसी संपत्ति थी कि जब उनकी मर्जी पड़े तब वो ले जाते, आप रोक नहीं सकते थे उसको, आप कहीं अपील नहीं कर सकते थे उसके लिए। जब उसकी मर्जी हो तब वो ले जाता था, जब तक न ले जाए तो आप खुशी से उसके मालिक बने रहते थे, पशु और अनाज। मेरे बाप दादाओं से सुना, मैंने बुजुर्गों से सुना कि जब वे हासिल भरने के लिए आते थे यानी लगान लेने के लिए आते थे, जब वो जमीन की वसूली के लिए अनाज लेने आते थे, तब हमारे बाप दादा उनके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाते थे कि थोड़ा हमारे बच्चों के लिए छोड़। फिर भी वे नहीं छोड़ते थे और 2-3 महीने में इनको अनाज खत्म हो जाता था। फिर हमारे बाप दादे उनके जाकर के, बनियों के जाकर के फिर हाथ जोड़ते थे, बच्चे भूखे हैं, कुछ थोड़ा बहुत दे दो, जब वापस समय पकेगा तो हम आपको दे देंगे। ये हालात थे और ये हालात कोई 5-10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल नहीं रहे। ये हालात 2200-2300 वर्ष तक रहे। 2200-2300 साल तक जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था रही, जो इस देश के शासक रहे, जो इस देश के रूलर या हुक्मरान रहे, उन लोगों को, आपके पुरखों को, अगर एक 2200-2300 साल की हम बात करें तो 23-24 साल में एक पीढ़ी, यानी 23-24 साल का बच्चा होता है तो शादी हो जाती है और 25 साल से पहले उसको अगला बच्चा हो जाता है, यानी एक पीढ़ी 23-24 साल की, 25 साल की होती है। तो अगर 2300 साल में हम देखें तो हमारी 100 पीढ़ियां हैं। हमारी 100 पीढ़ियां अनाज के लिए गिड़गिड़ाती रही, हमारी पशु पक्षी छोड़िए बहन बेटियों को ले जाते रहे और गिड़गिड़ाती रही और उनको कभी दया या रहम नहीं आया। तो जिन लोगों को 2300 साल और हमारी 100 पीढ़ियों पर कभी रहम नहीं आया, कभी दया नहीं आई, क्या वे लोग, थोड़ी सी कल्पना आपको करनी है कि जब संवैधानिक राइट आपको मिले, आप जमीन जायदाद के मालिक हो गए, आप संपत्ति रखने के हकदार हो गए, आप अच्छा मकान बनाने के हकदार हो गए, आप अच्छी गाड़ी रखने के हकदार हो गए, आप एजुकेशन लेकर के अच्छे पदों पर पहुंचने लायक हो गए, तो क्या उन 100 पीढ़ियों के लोग जिन्होंने हमें अधिकार वंचित रखा, उनकी औलाद या उनके वंशज हमारे को देखकर खुश होंगे? वो कभी भी खुश होने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने जो प्रण किया था, उन्होंने जो कसम खाई थी 26 जनवरी 1950 के दिन, जब इस देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लागू हो रहा था, ठीक उसी दिन उन लोगों ने भी अपनी मीटिंग रख के रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया
कि भारत में जो संविधान लागू होने जा रहा है, ये संविधान हमारा नहीं है, हम इसे नहीं मानते, हम मनुस्मृतियों को ही मानते हैं, वही हमारा संविधान है। जो लोग भारतीय संविधान को मानने ऑन द रिकॉर्ड उसकी जमीन का मालिकाना हक उसको मिला, उसके परदादा को मालिकाना हक नहीं था। यानी इस देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद हम लोगों को जब संपत्ति रखने का अधिकार मिला, उसके तहत हमारे लोगों को, जो किसानी खेती करने वाले लोग थे, उन लोगों को जमीन का हक मिला कि अब आप इस जमीन के मालिक हैं। उससे पहले, जैसे मेरा ही उदाहरण बताऊं, मैं भी किसान का बेटा हूं। आज जमीन मेरे पिताजी के नाम पर है, हम उनके 4 बेटे हैं, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड खंगाल करके देखा तो वो जमीन मेरे दादाजी के नाम पर पहली बार अलॉट हुई थी। उस जमीन में कहीं मेरे परदादा जी का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे परदादा जी को जमीन, जायदाद या धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। और भारतीय संविधान लागू होने की वजह से लगभग 60-65 के दशक में, बीच में 76 के दशक में हमारे लोगों के नाम पर जमीन अलॉट हुई और उनको अधिकार मिला कि इतने हिस्से के आप मालिक हो। ये मालिकाना हक था। लेकिन 1975 और उसके बाद में थोड़ी तब्दीली की गई सरकार द्वारा, जो उनकी मंशा और नियत थी उसके अनुसार उन्होंने जो भूधारक का नाम हुआ करता था, जहां पर हमें या हमारे बाप दादाओं को मालिकाना हक मिला हुआ था, उसकी जगह उन्होंने तब्दीली करके वहां पर नाम रख दिया गया खातेदार। हमारे पिताजी का नाम, मेरे दादाजी का नाम भूधारक में है, मेरे पिताजी का नाम बदल करके खातेदार में आ गया और भूधारक की जगह राजस्थान गवर्नमेंट हो गई, हरियाणा गवर्नमेंट हो गई। अब भूधारक यानी भूमि का असली मालिक कौन है? असली मालिक गवर्नमेंट है, सरकार है। आप किसान हैं, आप क्या हैं? खातेदार हैं। आप खातेदार हैं। और यही कानून आगे चल करके उन्होंने बदला और बदल करके 2000 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अनुमान मिला है 2002 के बीच में उन्होंने एक और तब्दीली की, जिसमें हमें खातेदार से हटा दिया और उस खातेदारी की जगह हमारा शब्द रख दिया गया काश्तकार। आज हम काश्तकार हैं, आज हम खातेदार भी नहीं हैं, हिस्सेदार भी हम नहीं हैं, मालिक होना बहुत दूर की चीज है। आज भी हम काश्तकार हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू रहते हुए भी हम उस जमीन के अंदर काश्तकार हैं, और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था तब भी हम काश्तकार थे। कोई फर्क है? अर्थात मेरा समझाने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट पहली बार हमारे लोगों के लिए भी एक नया सब्जेक्ट है कि हम लोगों को धन संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति है, किसी प्रकार की कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। हमारी संपत्ति सिर्फ 2 हुआ करती थी, एक अनाज और एक जानवर यानी पशु। ये 2 हमारी संपत्ति थी, और वो संपत्ति भी ऐसी संपत्ति थी कि जब उनकी मर्जी पड़े तब वो ले जाते। आप रोक नहीं सकते थे उसको, आप कहीं अपील नहीं कर सकते थे उसके लिए। जब उसकी मर्जी हो तब वो ले जाता था, जब तक न ले जाए तो आप खुशी से उसके मालिक बने रहते थे, पशु और अनाज। मेरे बाप दादाओं से सुना, मैंने बुजुर्गों से सुना कि जब वे हासिल भरने के लिए आते थे, यानी लगान लेने के लिए आते थे, जब वो जमीन की वसूली के लिए अनाज लेने आते थे, तब हमारे बाप दादा उनके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाते थे कि थोड़ा हमारे बच्चों के लिए छोड़। फिर भी वे नहीं छोड़ते थे, और 2-3 महीने में ही वो अनाज खत्म हो जाता था। फिर हमारे बाप दादे उनके जाकर के, बनियों के जाकर के फिर हाथ जोड़ते थे, बच्चे भूखे हैं, कुछ थोड़ा बहुत दे दो, जब वापस समय पकेगा तो हम आपको दे देंगे। ये हालात थे, और ये हालात कोई 5-10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल नहीं रहे। ये हालात 2200-2300 वर्ष तक रहे। 2200-2300 साल तक जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था रही,
जो इस देश के शासक रहे, जो इस देश के रूलर या हुक्मरान रहे, उन लोगों को, आपके पुरखों को, अगर एक 2200-2300 साल की हम बात करें तो 23-24 साल में एक पीढ़ी, यानी 23-24 साल का बच्चा होता है तो शादी हो जाती है, और 25 साल से पहले पहले उसको अगला बच्चा हो जाता है, यानी एक पीढ़ी 23-24 साल की, 25 साल की होती है। तो अगर 2300 साल में हम देखें तो हमारी 100 पीढ़ियां हैं। हमारी 100 पीढ़ियां अनाज के लिए गिड़गिड़ाती रही, हमारी पशु पक्षी छोड़िए बहन बेटियों को ले जाते रहे और गिड़गिड़ाती रही, और उनको कभी दया या रहम नहीं आया। तो जिन लोगों को 2300 साल और हमारी 100 पीढ़ियों पर कभी रहम नहीं आया, कभी दया नहीं आई, क्या वे लोग, थोड़ी सी कल्पना आपको करनी है कि जब संवैधानिक राइट आपको मिले, आप जमीन जायदाद के मालिक हो गए, आप संपत्ति रखने के हकदार हो गए, आप अच्छा मकान बनाने के हकदार हो गए, आप अच्छी गाड़ी रखने के हकदार हो गए, आप एजुकेशन लेकर के अच्छे पदों पर पहुंचने लायक हो गए, तो क्या उन 100 पीढ़ियों के लोग जिन्होंने हमें अधिकार वंचित रखा, उनकी औलाद या उनके वंशज हमारे को देखकर खुश होंगे? वो कभी भी खुश होने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने जो प्रण किया था, उन्होंने जो कसम खाई थी 26 जनवरी 1950 के दिन, जब इस देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लागू हो रहा था, ठीक उसी दिन उन लोगों ने भी अपनी मीटिंग रख के रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया कि भारत में जो संविधान लागू होने जा रहा है, ये संविधान हमारा नहीं है, हम इसे नहीं मानते, हम मनुष्यों को ही मानते हैं, वही हमारा संविधान है। जो लोग भारतीय संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो लोग मनुस्मृतियों को ही इस देश का संविधान बना नहीं आती, और खास करके तब तक समझ में नहीं आती जब तक साजिश करने वाले को आप असल में पहचान ना सको कि वो आपका मित्र है या आपका शत्रु। और साजिश या धोखे में आदमी तब तक ही फंसता है जब तक वो अपने शत्रु को मित्र समझता रहता है। मित्र जब तक समझेगा तब तक वो उसके झांसे में फंसता रहेगा। हमारे लोगों को अपने दुश्मन की पहचान नहीं है, जिसकी वजह से उसके षड्यंत्र उसको समझ में नहीं आते। हमने दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लिया है, दुश्मन के नीतियों को समझ लिया है, इसलिए हमको दुश्मन के द्वारा बदली जाने वाली हर करवट और हर हरकत के पीछे क्या राज है ये हमें समझ में आ जाता है। जब हमें समझ में आ जाता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे समाज को भी बात बताएं, हमारे समाज के सामने उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करें और उस समाज को आगाह करें कि आपके लिए आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसलिए साथियों, हमें समझना ये है कि ये जो समय समय पर घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं के पीछे हम समझे या न समझे, लेकिन दुश्मन के पीछे पास में बड़ा सोच समझ करके योजनाबद्ध कार्यक्रम है जो हमारे लिए लागू करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात कहूं आपको कि उन लोगों ने जिस समय भी ये संकल्प लिया या जो भी प्रोग्राम बनाया कि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से इस देश के जो 90% लोग हैं, जो सदियों से गुलाम थे, उन लोगों को आजादी मिल गई, वे स्वतंत्र हो गए, उनको अधिकार मिल गए। अब इनसे अधिकार कैसे छीने जाए? पहला प्रयास तो था उनका, इनको अधिकार मिले ही नहीं, मिलना ही नहीं चाहिए। अब मिल गए हैं तो उनको खत्म कैसे किया जाए, उन अधिकारों को छीना कैसे जाए, ये उनका प्लानिंग है। उसके अंदर दुश्मन की जो रणनीति है, कभी कभी मोर भागवत मेरी बातों पर हैरान हो जाता है, हम सोचते नहीं है उससे पहले ही हमारा पर्दाफाश कर देता है। लेकिन भैया तो बहुत पहले सोच रखा था, वो हमको समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एजेंडे में उनकी अपनी आजादी के 3 स्टेप है, 3 एजेंडे में उसका प्लानिंग है। पहला, राजनीतिक आजादी, दूसरी
आर्थिक आजादी और तीसरी सामाजिक आजादी। ये प्लानिंग उनका इस देश के अंदर जब तथाकथित आजादी का आंदोलन चल रहा था तब से ही था, लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। बाबा साहब अंबेडकर उनके षड्यंत्रों को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए वो अंग्रेजों के सामने उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके रखते थे, और चूंकि वे हुक्मरान थे, वे रूलर थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता को समझते हुए वे उसको इम्प्लीमेंट करते। लेकिन देखो, इस देश के अंदर घंटा बजने की बात बताता हूं। देश में घंटा बजता है, इस देश में 2 घंटे बजे हैं, तीसरा घंटा बाकी है, और जब तीसरा घंटा बज जाएगा ना तो फिर वो आपका पूरा घंटा बज जाएगा और उसको घंटा बजाने की आवश्यकता नहीं है। पहला घंटा बजा था 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे, यानी 15 अगस्त की शुरुआती पलों में, शुरुआती क्षणों में एक घंटा बजा था। और उस घंटे में, वो घंटा उन्होंने इसलिए बजाया था क्योंकि उस समय उन्होंने राजनीतिक आजादी में सफलता हासिल कर ली। जो लड़ाई उनकी चल रही थी, उस लड़ाई में अंग्रेजों ने भी डॉक्टर अंबेडकर के साथ आखिर में चीटिंग की, धोखा किया, और धोखा करते हुए उन्हें राजनीतिक आजादी दे दी। और राजनीतिक आजादी कैसे दी? 1946 में जवाहरलाल नेहरू बिना इलेक्शन के इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। कांग्रेस के रूल और रेगुलेशन के आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, बनना उनको चाहिए था, उनको न बना करके बनाया गया जवाहरलाल नेहरू एक ब्राह्मण को, और वो भी खतरनाक ब्राह्मण को, कश्मीरी ब्राह्मण को। तो वो जो बनाया गया, ये उनकी राजनीतिक आजादी की शुरुआत और पहल थी, जो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने डंका बजाकर, यानी घंटा बजा करके जाहिर की कि हमने राजनीतिक आजादी हासिल कर ली है। और उसका परिणाम क्या निकलता है? उसका परिणाम निकलता है जब इस देश के अंदर तथाकथित आजादी के अंदर या आजाद भारत के अंदर जब पहला चुनाव होता है, फर्स्ट इलेक्शन होता है, उस समय जवाहरलाल नेहरू 60% ब्राह्मणों को टिकट देता है और 56% ब्राह्मण चुन करके आते हैं। 3% संख्या वाला समुदाय 60% अपने समुदाय के लोगों को टिकट देता है, और उसमें से 56% लोग चुनकर पार्लियामेंट में आते हैं। ये ब्राह्मणों की राजनीतिक आजादी का परिणाम था। ये होते ही उन लोगों ने इस देश की राजनीतिक पार्टी पे कब्जा कर लिया, एकाधिकार कर लिया, आधिपत्य जमा लिया, और इसका कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं विरोध ना हो जाए, इसलिए उन्होंने आगे चल करके अपना ही एक विपक्ष खड़ा किया और उसका नाम रखा जनसंघ, ताकि इससे लोग असंतुष्ट हो जाए। अगर इससे लोग नाराज हो जाए कांग्रेस से, तो जाएंगे कहां? हो सकता है कि कोई नया बंदा खड़ा कर दे, इसलिए उन लोगों ने एक दूसरा विकल्प तैयार किया कि अगर इधर से निकलेगा तो उधर जाएगा। वो जनसंघ आगे चल करके जनता पार्टी बना, और जनता पार्टी से आगे चलकर वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी। जो कांग्रेस और बीजेपी को अलग समझते हैं, मैं उन लोगों को इस देश में सबसे ज्यादा भोला मानता। मैं दूसरा शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा समाज मेरा सम्मान करता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी उनका सम्मान करूं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कांग्रेस और बीजेपी को कोई एक समझते हैं, तो वो मेरे समाज के सबसे भोले लोग हैं। अब ये जो राजनीतिक आजादी उन लोगों ने हासिल कर ली, लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के बाद जो सदियों से हम लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं थे, संपत्ति के अधिकार नहीं थे, शिक्षा के अधिकार नहीं थे, वो लोग लागू हो गए। और लागू हो गए तो मेरी समस्या खड़ी हो गई। अब होता क्या है आगे चल करके, मैं संक्षिप्त में ही आपको बात बताऊंगा, लंबी चौड़ी नहीं करके, कि जब भारत के अंदर आपको शिक्षा और संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में मिल गया,
तो मिलने का परिणाम क्या हुआ? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने रिजर्वेशन होने की वजह से और एजुकेशन मिलने के बाद, चाहे 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कुछ भी करने के बाद सीधा नौकरी की तरफ गए। चाहे क्लर्क से लेकर के आईएएस तक उसको नौकरी ही दिखी और वो ज्यादातर नौकरियों में गया रिजर्वेशन की वजह से। हमारे समाज का पढ़ा लिखा तबका जाकर के सीधा नौकरियों में पहुंच गया और नौकरशाही में उनके अधीन हो गए। शिक्षा हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा प्राप्त की। शिक्षा के स्तर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग ऊपर हैं ओबीसी से, लेकिन वे नौकरशाही में और एक आदेश की पालना करने वाले समुदाय में चले गए और सिमट कर रह गए। अब ओबीसी के पास में एजुकेशन की कमी, यानी कि उन लोगों को उन्होंने एजुकेशन पूरी नहीं लेने दी। नहीं लेने देने का सबसे बड़ा कारण उनके पास बहाना ये था कि पढ़ करके बच्चे क्या करेंगे, नौकरियां तो सारी एससी एसटी वालों को मिलती है, तुम्हारे बच्चों को तो नौकरी मिलनी नहीं है, फिर तुम लोगों को पढ़ा करके बच्चों को क्या करना है? अभी से अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करो, अभी से किसी काम धंधे में डालो। परिणाम ये हुआ कि हमारे ओबीसी भाइयों के अंदर एजुकेशन तो 8वीं या मैट्रिक से आगे नहीं बढ़ पाई। 95 या 99% कहा जाए तो 1% लोग नहीं हायर एजुकेशन में चले गए होंगे, वरना 99% लोगों की एजुकेशन मैट्रिक और उससे नीचे रह गई। लेकिन उन्हें एक लाइन मिल गई और वो लाइन थी फुटकर व्यापार, छोटा व्यापार, खुदरा व्यापार, यानी किसी के पैदा किए हुए प्रोडक्ट को अपने एरिया में सेल करना, ये लाइन उनको मिली। उन लोगों ने समझा ये व्यापार है। उन लोगों ने क्या समझा? व्यापार है। व्यापार का मायना उन्होंने समझा ही नहीं, व्यापार का मीनिंग उन्होंने समझा नहीं, व्यापार का दायरा क्या है उन्होंने समझा नहीं। उन्होंने माल लाया, दुकान में रखा, बेच दिया, उसी को व्यापार समझ लिया। उनको ये बात का पता नहीं है कि मैं जो माल लाकर के यहाँ बेच रहा हूं, माल जिससे मैंने लाया है वो कौन है? वो थोक व्यापारी है, जिसको होलसेलर कहते हैं। होलसेलर जो है वो माल फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी माल ले जाकर बाजार में बेचता है। अब वो थोक व्यापारी यानी होलसेलर किससे माल लाता है? वो डीलर से लाता है। वो डीलर से लाता है और डीलर से माल लेकर के फिर वो होलसेलर को देता है और होलसेलर फुटकर व्यापारी को देता है। ये तीसरा स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप हो गया जो उसका प्रोडक्ट करने वाला है, यानी कि जहां से उत्पादन होता। अब उत्पादन और उत्पादन के बाद डीलर और डीलर से होलसेलर तक, यहां तक हमारा कोई आदमी नहीं। अपवाद को छोड़ करके होलसेलर तक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, डीलर तक हो नहीं सकता है, होलसेलर की बात अलग है, वहां छोटा मोटा कहीं हो सकता है, लेकिन 99% फुटकर व्यापार में। अब फुटकर व्यापार का नियम क्या है? जब इस देश के अंदर अलग अलग टैक्स है, जो भी सिस्टम पहले का है, जीएसटी लागू होने से पहले का, मैं आपको व्याख्या करके समझाना चाह रहा हूं कि जीएसटी का असर क्या है। मैंने मेरे ओबीसी भाई से, जहां से मेरा भी लेन देन था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे व्यापार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मुझे सही में बताओ। ऐसे तो हर कोई चिल्लाता रहा, क्यों हुआ, क्या हुआ? अरे जीएसटी लागू, अरे जीएसटी लागू हो गया, अरे जीएसटी लागू हो गया। लेकिन जीएसटी लागू होने से तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मुझे वो बताओ। तो उसने थोड़ी सी अंदरूनी मुझे जानकारी दी, उसके ऊपर कहां तक गई वो मुझे दी, और उसके आधार पर जब मैंने पता लगाया तो पता ये लगा कि अगर प्रोडक्ट करने वाला यानी इंडस्ट्री वाला जब वहां से माल प्रोडक्ट करके बाहर निकालता है तो रेट लगाने का उसका अधिकार है।
किसान को अधिकार नहीं गेहूं क्या भाव बेचना है, गेहूं किसान को अधिकार नहीं चावल क्या भाव बेचना है, किसान को अधिकार नहीं है तिल मूंग क्या भाव बेचना है। लेकिन फैक्ट्री में जो आदमी जो प्रोडक्ट तैयार करता है उसका लेबल लगाने का उसको अधिकार है। अब जो प्रोडक्ट पैदा करने वाला है, उत्पादन करने वाला है, उसने फॉर एग्जांपल उसने 100 रुपए का लेबल लगाया एमआरपी। हमारे लोगों को 95% लोगों को एमआरपी का ही मीनिंग मालूम नहीं। जैसे हमारे समाज के लोगों को एमएलए बनने के 3 बार एमएलए बनने के बाद में एमएलए का फुल फॉर्म मालूम नहीं होता, मालूम है ना आपको? 3 बार एमएलए बन गए, 3 बार एमएलए बन गए, तीसरी बार एमएलए बनने के बाद में हमने पूछा मान्यवर आप तीसरी बार एमएलए बने हैं तो ये एमएलए का फुल फॉर्म बताएंगे? नहीं बता पाए। तो एक एमएलए को भी अपने पद का फुल फॉर्म मालूम नहीं है। हमारे लोगों को क्या मालूम कि ये भाई एमआरपी क्या है? एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इससे ज्यादा 1 रुपया भी आप नहीं ले सकते। लास्ट एंड लास्ट ये है। इससे पहले आप कितना कमा सकते हो अलग बात है, इससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। अब वो प्रोडक्ट जो 100 रुपए लेवल लगा हुआ है, वो प्रोडक्ट करने वाले ने अपने डीलर को उसको जो उसका प्रोडक्ट था वो 50 रुपए में 40 रुपए में तैयार होता है, 40 रुपए में तैयार होता है तो वो 100 रुपए का लेवल लगाता है। अब उसने 10 रुपया कमाया और 50 रुपए में उसने डीलर को दे दिया। डीलर 50 रुपए में खरीद के लाया, होलसेलर को उसने 60 रुपए में बेच दिया। 60 रुपए में होलसेलर लेकर आया, उसने 10% कमाया, 10% कमाकर फुटकर वाले को 70 में दे दिया। अब फुटकर वाला 70 में लेके आया और 70 में लाने के बाद वो मार्केट में उसको सेल कर रहा है। तो सेल करते वक्त वो साधारणतया अधिकांश ग्राहकों को क्या कह रहा है, अब भाई साहब देखो ना इसके 100 रुपए तो रेट है, अब आपको जो देना है दे दो ऊपर। तो हमारे भोले भाले लोग जो नहीं समझने वाले लोग हैं, ग्राहक जिसको कहते हैं, वो कहते हैं यार 100 रुपए तो रेट ही है, अब 110 तो उसका हक बनता है, दे दो 110 रुपए। अब 110 रुपए देने पर उस फुटकर व्यापारी को क्या मुनाफा मिला? जिसके घर में 70 रुपए में माल आया था उसको 30 रुपए तो एमआरपी के आधार पर मिल गया और 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, उसके पास 40 रुपया जो उससे ऊपर वालों की सबसे ज्यादा। हालांकि ऊपर वालों का उससे कम कमाई नहीं है, क्योंकि फुटकर वाले 100 होते हैं तब जाकर के होलसेलर 5 होते हैं और डीलर 1 होता है। तो वहां उसको डिस्ट्रीब्यूट होकर के जाता है तो उससे उसको ज्यादा मिलता है। लेकिन व्यापारी लेयर की बात से बात करें तो उसको एक प्रोडक्ट पे 40 रुपया मिल रहा है, यानी कि एक प्रोडक्ट पे 40 रुपए मिलने का मतलब है उन सभी से ज्यादा प्रॉफिट उसको पर पीस मिल रहा है। अब उसके पास अब इस तरीके से प्रॉफिट कहीं वो 20 भी ले रहा है, मौका मिलता है तो। कई चीजों पे रेट नहीं होते हैं, जैसे कपड़ा है उसके ऊपर रेट नहीं है। आपको मालूम है जीएसटी लागू होने पर सबसे ज्यादा कपड़ा दिलाया, सूरत का मार्केट बंद रहा था और कोई मार्केट बंद नहीं रहा था। इसके कारण है अब वो जो बेनिफिट उसको मिला उससे क्या हुआ, उसके पास धन जमा हुआ। एक आदमी ने दुकान खोली, साल 2 साल में उसने प्लॉट खरीद लिया। साल के अंदर 2 साल में देखा हमला खड़ा कर दिया। तीसरे साल से पहले देखा कि गाड़ी बढ़िया सी गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी आ गई। चौथे साल में देखा कि उसके बच्चे फ्लाइट में सफर कर रहे हैं या हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर गए हुए, विदेश गए हुए हैं। ये उसका बेनिफिट था। तो इससे जो एजुकेशन में और शासन प्रशासन में पीछे रह गया वो ओबीसी इसमें आगे बढ़ गया। लेकिन यहां पर भी हमारा दुश्मन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने देखा आज इसके पास में इस तरीके उनकी जो सेकेंड आजादी, जो आर्थिक आजादी की जो बात कर रहे थे कि शूद्रों अति शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। आपको पता कितना है मुझे मालूम नहीं, मैं पूरे देश में घूमता हूं। आज शेड्यूल कास्ट के लोग अच्छे पदों पर भी है तो सिर्फ
कर्मचारी व्यापार में बिल्कुल जीरो है, बिजनेस में कम है, नहीं है, जीरो के बराबर है। उन लोगों को और उनके बच्चों को 10-10, 5-5 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। यानी उनका तो फाइनेंशियल मामला पहले से ही दफा दफा हो चुका था। जीएसटी से ओबीसी जो फुटकर व्यापार में 95% से अबो है और उसमें 95% ओबीसी है, तो 5 से 10% मुसलमान भी है। मुसलमान भी फुटकर व्यापार में ज्यादा है, इसलिए उन्होंने पहले जो कैंची चलाई थी वो कैंची इसलिए चलाई थी कि ओबीसी के लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ शाम का जो गल्ला होता था, पैसा आता था, उसको बराबर नोटों को गढ़ करके रबड़ चढ़ा करके सीधा घर ले जाता था। घर में पैसा जमा होता रहता था। तो उनके पास में उनकी कमाई का जो अधिकांश था वो कैश में था, बैंक में नहीं था। और मुसलमानों का तो नियम ही है कि भैया ब्याज हराम होता है, इसलिए मुसलमान ज्यादातर बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है बैंक में हमारा पैसा रहेगा, उसमें ब्याज जुड़ेगा और ब्याज मुसलमानों के लिए हराम होता है। इसलिए वो ज्यादातर काम कैश पे करते थे। इसलिए मुसलमानों का और ओबीसी भाइयों का उस समय नोटबंदी कह दो या नोटबंदी कह दो, वो नोटबंदी कुछ नहीं थी, वो नोट बदली थी। और नोट बदली में उनका तकदीर बदल दिया और उनके जो है पहली कैंची चली और दूसरी ये चली 30 जून को रात को 12 बजे के बाद, यानी कि जुलाई 1 लागू होने से कुछ क्षण पहले या कुछ क्षण के बाद 1 घंटा देश में दूसरा बजा। पहला घंटा बजा था 15 अगस्त 1947 के तारीख लगने के पहले क्षणों में। दूसरा घंटा बजा 1 जुलाई के पहले क्षणों में, यानी 30 जून की रात के 12 बजे के बाद में ये दूसरा घंटा बजा। अब तीसरा घंटा कब बजेगा ये आप लोगों पर निर्भर है। तीसरा घंटा बजने का मतलब है कि वो इस देश में सामाजिक आजादी चाहते हैं। सामाजिक आजादी किसको कहते हैं? सामाजिक आजादी कहते हैं तो संविधान के अंदर सब लोगों को एक समान और एक बराबर कर दिया गया है। उनकी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण के नीचे है, वैश्य भी ब्राह्मण के नीचे है और बाकी वाले तो खैर है। इस देश में कोई भी नस्ल या कोई भी रेस या कोई भी जाति, कोई भी समुदाय या वर्ग ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण के ऊपर, यानी कि जो सदियों तक सर्वश्रेष्ठ रह करके सबके ऊपर आदेश और आधिपत्य जमाए बैठा था, संविधान की वजह से उसको बराबर आना पड़ा। और एक वाल्मीकि भंगी को भी, एक चमार को भी, एक धोबी को भी उसे जाकर ऑफिस में नमस्कार कहना पड़ा। वो कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए उसकी तीसरी आजादी का ऐलान है सामाजिक आजादी, यानी सामाजिक आजादी में वर्ण व्यवस्था को पुनः इस देश में लागू करना, जिसके तहत ब्राह्मण की असली आजादी होगी और वर्ण व्यवस्था सबसे ऊपर चला जाएगा। ये तीसरा घंटा उस दिन बजेगा और ये तीसरा घंटा अगर बज गया तो चौथा घंटा कभी भी नहीं बजने वाला है। इसलिए हम लोगों को ये जो दुश्मन के द्वारा किए गए षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के लिए हम इतनी मेहनत करके घर घर जाकर के हमारे कार्यकर्ता नौजवान बच्चे, इनकी भी अपनी लाइफ है, ये भी जीना चाहते हैं, ये भी ऐश करना चाहते हैं, इनका भी जीवन जीने का समय है, लेकिन ये अपनी लाइफ क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि इनको आने वाले खतरे का आभास हो गया है। आने वाले खतरे का आभास हो गया है, इसलिए इन्होंने अपनी जवानी अपने एंजॉय और सुख सुविधाओं में न लगा करके मिशन में लगा दी है। ऐसे लोग बड़ी मेहनत करके आप लोगों को प्रयास करते हैं लाने का कि आप इन दुश्मन के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों को समझो
और षड्यंत्रों को समझ करके इनका पर्दाफाश करके इन्हें विफल करने का प्लानिंग बनाओ। इसके लिए ये लोग मेहनत रात और दिन करते हैं। वरना इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इन लोगों को तो नेता